15 जून 2024 को बीकानेर शहर में घड़ससर फ्लाईओवर के पास कुछ लोगों की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने उन सब का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि एक लड़की की लाश थी और ये लाश उस फ्लाईओवर के नज़दीक एक कूड़े के ढेर पर पड़ी थी और देखने से साफ लग रहा था कि इस लड़की का कत्ल कहीं और करने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़की का सिर और दोनों बाहें गायब थी, यानी कि हत्यारों ने उन्हें काटकर अलग कर दिया था ताकि किसी को भी इस हत्या का कोई सबूत न मिले। इधर 15 जून की दोपहर को जब लोगों ने इस लाश की सूचना पुलिस को दी तो बीकानेर पुलिस की एक टीम मौका वारदात पर पहुंची और लाश को बरामद कर लिया। घटना स्थल की बारीकी से जांच करने पर पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे मरने वाली लड़की की पहचान हो पाती या फिर उसके विषय में कुछ पता चल पाता, क्योंकि लड़की के जिस्म पर सिवाय कपड़ों के ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उसके बारे में कोई भी सुराग मिले, क्योंकि ना तो उसके पास कोई आई कार्ड था और ना कोई एटीएम कार्ड और ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, यानी कि ये एक ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन उस लड़की की लाश पर जो कपड़े थे वो ब्रांडेड थे और इस ब्रांड के कपड़ों का शोरूम या तो जोधपुर में था या फिर जयपुर में, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस लड़की का जोधपुर या जयपुर से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर था। लेकिन सिर्फ कपड़ों के ब्रांड से लड़की की पहचान का पता लगाना मुश्किल काम था। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में इस केस की जांच के लिए अपने सीनियर अफसरों को मिलाकर एक एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने पंचनामे की कार्रवाई पूरी करने के बाद एक बार फिर से घड़सीसर फ्लाईओवर के पास जाकर इस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ करना शुरू की और इसी पूछताछ में पुलिस को पहला सुराग मिला। पुलिस को फ्लाईओवर के पास एक ऐसा लड़का मिला जिसने पहली बार इस लाश को देखा था, लेकिन तब उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उसे लगा था कि शायद ये लाश किसी जानवर की है। उसने पुलिस को बताया कि लाश के पास से काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये लाश किसी इंसान की है। इसके बाद उस लड़के ने पुलिस को एक बहुत अहम बात बताई। उसने बताया कि उसने इस लाश को 15 जून की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास देखा था। अब इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि लाश सुबह 6 बजे से पहले उस जगह पर फेंकी गई थी और फिलहाल इस केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए ये छोटी सी जानकारी भी पुलिस के लिए बहुत थी। इसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम ने कुछ घंटों के बाद फिर से इसी फ्लाईओवर के पास पहुंचकर कुछ और लोगों से दोबारा पूछताछ की और उसने ये फैसला इसलिए किया ताकि इस लड़की की लाश को लेकर कोई और सुराग मिल सके। और इस बार पुलिस को मौका वारदात पर एक ऐसा आदमी मिला जिसने 15 जून को सुबह के समय इस घड़ससर फ्लाईओवर के पास एक संदिग्ध कार को रुकते हुए देखा था। इस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने सुबह 4:30 पर एक सफ़ेद रंग की 7 से 8 मिनट कार रुकने के बाद फिर से आगे चली गई थी। इधर पुलिस को लगा कि जब इस व्यक्ति ने इतनी बारीकी से उस कार को देखा और उसने ये नोट भी किया कि कार घटना स्थल पर मुश्किल से 7-8 मिनट रुकी थी, तो फिर उसने कार का नंबर भी ज़रूर देखा होगा। लेकिन कार के नंबर के बारे में पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने कार ज़रूर देखी थी, लेकिन उसका नंबर उसे याद नहीं है। फिर भी उसे इतना तो ज़रूर याद था कि वो कार बीकानेर नंबर की नहीं थी, यानी कि वो राजस्थान के किसी दूसरे शहर के रजिस्टर्ड कार थी। अब पुलिस ने ये पता लगाने की कोशिश की कि वो कार किस तरफ से आई थी जिससे उस लाश को फेंके जाने का शक था। घड़सीसर फ्लाईओवर के पास एक सड़क घड़सीसर की तरफ जाती है तो दूसरी सड़क नोखा की ओर। इसके बाद कार की सही दिशा पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास की दुकानों और मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया, क्योंकि पुलिस को कार का नाम, उसका रंग, यहाँ तक कि कार की टाइमिंग तो पता चल चुकी थी और इन सारी चीज़ों से पुलिस का काम बहुत आसान हो गया था। अब पुलिस को इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि ये कार 1 घंटे में वापस उसी रूट से वापस गई है।
तब पुलिस वालों ने उस पर्टिकुलर गाड़ी को प्रेस किया और फिर वहां जाकर और लोगों से उस बारे में बात की। फिर कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो जो रात को कार यहाँ आई थी, कुछ वहाँ से निकलने वाले लोग, कुछ वहाँ के खेत में काम करने वाले लोग, ऐसा करके बहुत सारे लोगों से पूछताछ की गई और उसमें से कई सारे लोगों ने ये बताया कि सर स्विफ्ट गाड़ी यहाँ खड़ी थी, जो कि जहाँ घटना स्थल वहाँ पर, और वो बाहर के नंबर की थी। बस लोगों को कार का नंबर याद नहीं था। और इसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार घड़सीसर फ्लाईओवर के पास रुकने के बाद नोखा की तरफ आगे चल गई थी। इसके बाद पुलिस ने नोखा की ओर जाने वाली रोड पर पड़ने वाले टोल प्लाजा का रुख किया ताकि वहां के कैमरे से उस कार की और भी साफ तस्वीरें ले सके और जिससे कि उसके नंबर भी पता चल सके। और इस कोशिश में पुलिस को सफलता भी मिली, क्योंकि नोखा के रास्ते में उदरामसर टोल प्लाजा पर पुलिस को देर रात को वो कार बीकानेर की तरफ आते हुए और सुबह सवेरे 6 बजे के बाद बीकानेर से वापस नोखा की तरफ जाते हुए दिखाई दी। और पुलिस के लिए ये सबसे अच्छी बात थी कि तस्वीरें बिल्कुल साफ थी, यानी कि इन तस्वीरों में कार का नंबर साफ दिखाई दे रहा था और उस कार का नंबर था RJ19CF71977। यानी कि अब लाश फेंकने वाली गाड़ी की पहचान हो गई थी और अब पुलिस को लग रहा था कि वो जल्द ही गाड़ी चलाने वाले का भी पता लगा लेगी। इसके बाद पुलिस ने वाइट कलर की स्विफ्ट कार का ये नंबर जोधपुर के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों को भेजा और उनसे इस कार के मालिक का नाम पूछा और जल्द ही पुलिस को इस नंबर के बारे में पता चल गया कि ये कार का मालिक कौन है। दरअसल ये कार जोधपुर के शिकारगढ़ इलाके में रहने वाले विकास नाम से थी। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए ऑफिस में दर्ज पते के मुताबिक विकास मान के जोधपुर वाले घर पे छापा मारा, लेकिन वहां पर विकास नहीं मिला। पुलिस को वहीं से पता चला कि विकास ये मकान छोड़कर जा चुका है। खैर, पुलिस को वहीं से विकास के दूसरे घर का पता भी मिल चुका था और फिर कुछ देर बाद बीकानेर पुलिस विकास के घर पर पहुंच गई और वही विकास जिस पर जोधपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर लड़की की सिर कटी लाश फेंकने का शक था। इसके बाद पुलिस ने विकास को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आई और फिर वहां उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पहले तो विकास ने भी पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर जल्द ही उसने कबूल कर लिया कि बीकानेर में 15 जून की सुबह लड़की की सिर कटी लाश फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था। और इस पूरे कांड में उसका साथ उसकी लिव इन पार्टनर संगीता ने भी दिया था, जिसने न सिर्फ उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने में साथ दिया बल्कि उस लड़के की हत्या करने में भी वो साथ थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर विकास और संगीता ने जिस लड़की की हत्या की वो थी कौन, और उन दोनों ने उसकी लाश के बाकी टुकड़े यानी कि उसका कटा हुआ सर और उसके दोनों हाथ कहाँ फेंके हैं। और सबसे अहम बात कि आखिर उन्होंने उस लड़की की हत्या क्यों की। और जब पुलिस पूछताछ में इन सारे सवालों के जवाबों का खुलासा हुआ और विकास ने इस हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। विकास ने पुलिस को बताया कि वो और संगीता पिछले कई सालों से लिव इन पार्टनर्स के तौर पर जोधपुर में रह रहे थे। फिर इस घटना से कुछ समय पहले संगीता की मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की के साथ हुई और मुस्कान जल्द ही संगीता के साथ साथ विकास की भी दोस्त बन गई और वो उन दोनों के घर जोधपुर में आने जाने लगी। मुस्कान शादीशुदा थी। 34 वर्षीय मुस्कान वैसे तो मूल रूप से नागपुर की थी, लेकिन वो इन दिनों अपने पति मोहम्मद रफ़ीक के साथ पाली में रहती थी। उन दोनों से जान पहचान होने के बाद उसने विकास और संगीता की ज़िंदगी में दखल देना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्कान संगीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी और इसलिए वो अक्सर संगीता को विकास का साथ छोड़ने के लिए कहती थी। तो वो कभी विकास को संगीता से अलग हो जाने के लिए उकसाती। पहले तो विकास और संगीता ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब मुस्कान ने उन्हें लिव इन में रहने से मना करते हुए हद से ज़्यादा परेशान करना शुरू किया, तो फिर उन दोनों ने मिलकर मुस्कान की हत्या करने का प्लान बना डाला। और उसके बाद 14 जून 2024 को उन दोनों ने मुस्कान को अपने साथ एक मकान देखने जाने के लिए बुलाया
और जैसे ही मुस्कान उनके घर आई, विकास और संगीता उसे लेकर जोधपुर से बीकानेर की ओर निकल गए। वो दोनों मुस्कान को मारना चाहते थे, लेकिन मुस्कान को इसकी जरा सी भनक नहीं थी। इसके बाद रास्ते में एक सुनसान जगह पर विकास ने कार रोकी और उन दोनों ने धोखे से मुस्कान को दबोच लिया। एसआईटी के हेड कांस्टेबल हेतराम और कांस्टेबल शिवराज ने ये जानकारी दी कि जो संदिग्ध गाड़ी थी उसके थ्रू ही हमने विकास मान और संगीता नाम के दोनों मुस्लिमों को गिरफ्तार किया, जो कि जोधपुर से इस मृतका को अपने साथ पीली बंगा कहकर ले जाने के लिए लाए थे। मृतका मुस्कान नाम की एक लेडी के रूप में आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन्होंने तय किया कि वो लोग मुस्कान की लाश को 3 अलग अलग हिस्सों में काटकर 3 अलग अलग शहरों में ठिकाने लगाएंगे, ताकि पुलिस के लिए लाश का पता लगाना नामुमकिन हो। और इसके बाद दोनों मुस्कान की लाश को लेकर बीकानेर की ओर निकल गए। जोधपुर से वो लोग बीकानेर पहुंचे और धरसर फ्लाईओवर के पास जब उन्हें एक सुनसान जगह दिखाई दी तो उन्होंने सुबह करीब 4 बजे अपनी कार फ्लाईओवर के करीब रोकी और इसके बाद वो दोनों मुस्कान की लाश को कूड़े के ढेर तक ले गए और फिर वहां मात्र 8 मिनट में विकास ने गड़ासे से मुस्कान का सिर काटकर अलग कर दिया, क्योंकि मुस्कान के दोनों हाथों पर टैटू बने हुए थे और उन्हें यह डर था कि कहीं इस टैटू की वजह से उसकी पहचान नहीं हो जाए, और इसीलिए उन दोनों ने उसकी पहचान को छिपाने के लिए उनके दोनों हाथ काट कर भी उसके शरीर से अलग कर दिए। और इसके बाद जब उन दोनों को लगा कि अब लाश की पहचान हो ही नहीं सकती, तो वो दोनों ने वो सिर कटी लाश वहीं पर छोड़ दी और एक बोरी में उसका सिर और दोनों कटे हुए हाथ लेकर वापस अपने साथ जोधपुर लेकर आ गए। इसके बाद उन दोनों ने अपने प्लान को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने 3 शहरों की जगह 2 शहरों में ही लाश के टुकड़े फेंकने का फैसला किया। उन दोनों के पास अब भी मुस्कान का कटा हुआ सिर और उसके दोनों हाथ थे। इसके बाद उन्होंने मौका पाकर 15 जून को ही लोगों की नज़रों से बचते बचाते जोधपुर के 5 बत्ती चौराहे के पास एक गंदे नाले में मुस्कान का सिर और उसकी बाहें फेंक दी और उसके बाद फिर दोनों आराम से अपने घर वापस आ गए। और उन दोनों को पूरा यकीन था कि मुस्कान की हत्या का ये राज कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एक तो उन्हें लाश के टुकड़े फेंकते हुए किसी ने देखा ही नहीं था और दूसरी लाश की पहचान कभी हो ही नहीं सकती। फिर उनके बारे में पुलिस को जानकारी कहाँ से मिलेगी। लेकिन जब बीकानेर पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो सिर कटी उस लाश के बारे में लोगों से पूछताछ कर पहले गाड़ी का पता लगाया और फिर गाड़ी के सहारे वो कातिलों तक यानी कि विकास मान और संगीता तक फट से पहुंच गई। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने ये कबूल किया कि हमने मुस्कान का सिर और हाथ जोधपुर के 5 बत्ती स्थित नाले में डाले हैं। तो बीकानेर पुलिस ने 21 जून 2024 को उन दोनों आरोपियों को और नगर निगम की टीम को साथ लेकर जोधपुर के 5 बत्ती नाले पर पहुंची और वहां पर जेसीबी की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद प्लास्टिक के कट्टे में मुस्कान का सिर और हाथ को बरामद किया गया और साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया गड़ासा भी बरामद कर लिया गया। और इस तरह बीकानेर पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का पूरी तरीके से खुलासा कर दिया। विकास और संगीता ने अपने हिसाब से प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन बीकानेर पुलिस के सामने उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। हालांकि उन्होंने एक साथ रहने के लिए ही तो मुस्कान की हत्या की थी, लेकिन पकड़े जाने के बाद अब उन्हें जेल में अलग अलग ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।